मैं इलेवन के 32वां हिंदी मीडियम का क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं इसके ठीक पहले वाले वीडियो में ऐप के लॉगिन करने का तरीका बता दिया था। हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम 99% लड़के लॉगिन कर दिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे, चाहे कहीं दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तो होगा ही नहीं, लेकिन कहीं यदि दिक्कत है तो विपुल सिंह के मोबाइल नंबर तुम्हारा है 99 39 32 63 82 पर तत्काल प्रभाव से फोन करके और अपना प्रॉब्लम को दूर कर लें, और वही करें जिनका मेरे यहाँ एडमिशन है। अन्य का कोई उपाय नहीं मेरे यहाँ, याद रखना। और जितने एडमिटेड लड़के हैं सबका मेरे यहाँ एक्टिव किया हुआ है। यदि कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो अपना फ़ोन करके और हमें इस नंबर पर बताए तो उसकी प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास आने वाला हूं, इसीलिए बहुत कम समय में लॉगिन करने का तरीका बताया गया। ये बात ध्यान रखना, जिसे भी कहीं दिक्कत है तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, है ना, उसका समस्या दूर हो जाएगा। जो एडमिटेड लड़के हैं वे ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद मैं क्योंकि अनुसंख्य गुण धर्म पढ़ा रहा था, 3 पढ़ा दिया हूँ। वास्तुता में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन पढ़ा करके छोड़ा था, और चौथा मैं पारसरण दाब पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? पारसरण दाब पढ़ाने जा रहा हूँ। पारसरण दाब, ये डी नंबर था। पारसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पारसरण दाब, यही चौथा अंतिम अनुसंख्य गुण धर्म है और लास्ट क्लास भी है। ये अनुमान कर लो, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो कितना तो। हाँ, तो पारसरण दाब को समझने के लिए तुम्हें 3 पद को जानना हर हाल में जरूरी है। 3 पद को जानना जरूरी है। कौन कौन? विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारासरण। और जब ये 3 पद को हम लोग जान लेंगे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा की, याद रखना। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या? विसरण है तुम्हारा, ये 3 पद। एक नंबर है विसरण, इसको अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। याद रखना, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी नंबर है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में सेमी परमेबुल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में SPM कहा जाता है। S फॉर सेमी, P फॉर परमेबुल, M फॉर मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबुल मेम्ब्रेन होगा। और C नंबर जो है तुम्हारा पारासरण है। पारासरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। ये तीनों के तीनों पद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहला पद तुम्हें विसरण पढ़ाने जा रहा हूँ। विसरण क्या होती है?
तो समझ ले ये विसरण की क्रिया है क्या। ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल दे करके तुम लोग को विसरण समझा रहा हूँ। जैसे किसी कमरे में हो, किसी रूम में हो, कमरे में हो, किसी एक कोने पर सेंटेज अगरबत्ती को जला दो। जलाते हो उस कोने पर और उसकी सुगंध कहाँ पहुंचती है, दूसरे कोने तक भी चली जाती है। आखिर कैसे, कोई माध्यम है नहीं तो वहां से वहां पहुंचा कैसे। तो ये इस कोने पर जब तुम सेंटेज अगरबत्ती दिया और सेंटेज अगरबत्ती का जो सुगंध है दूसरे कोने तक पहुंचती है, तो पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, विसरण। तो देखो क्या होती है, जहां पर सेंटेज अगरबत्ती जल रहा है, जहां पे सेंटेज अगरबत्ती जल रहा है वहां पर सांद्रता का उच्च क्षेत्र है। उसको क्या कहते हैं, सांद्रता के उच्च क्षेत्र क्यों है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा सेंटर से अगरबत्ती से ये सारे सुगंध वायु के द्वारा निकल रहे हैं, गैस के द्वारा निकल रहे हैं, सांद्रता का उच्च क्षेत्र होगा। और जब दूसरे कोने तक पहुंचता है तो वहां पर क्योंकि वो सेंटेज अगरबत्ती जल नहीं रहा है तो वो सांद्रता के निम्न क्षेत्र होगा। क्या होगा, सांद्रता के निम्न क्षेत्र। तो क्या कहेंगे कि विलायक विलेय के अणुओं को उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रवाह को, निरंतर प्रवाह को, है ना, क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। क्या कहेंगे, विलायक एवं विलेय के अणुओं को उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह को विसरण कहा जाता है। विसरण में तुम्हारा देखो, विलायक और विलेय दोनों के अणु गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, विलायक एवं विलेय दोनों के अणु गतिमान होते हैं। इसके बाद ये घटना जो होती है वो तुम्हारे गैस में भी घटित होती है और विलयन में भी घटित होती है, द्रव में भी घटित होती है। ये बात ध्यान में रखना। फिर एक बार, विलायक एवं विलेय के अणुओं को उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह को विसरण कहा जाता है। स्वतः प्रवाह को विसरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तुम्हारे विलेय एवं विलायक दोनों के अणु गतिमान होते हैं और यह घटना जो है वो गैस एवं द्रव दोनों में घटित होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, क्योंकि ये प्रक्रिया है। जैसे मान लो कि एक बकेट में पानी पूरा भर लो और उसमें एक कोई रंगीन टिकिया को डाल दो। धीरे धीरे क्या तुम ऑब्जर्वेशन करोगे कि धीरे धीरे वो टिकिया जो है वो घुल करके पूरे बकेट में, पूरे बाल्टी में, पूरे पात्र में संपूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा क्या हुआ, जहां पर टिकिया है वो जो है सांद्रता के उच्च क्षेत्र है। क्या है, सांद्रता के उच्च क्षेत्र है। और जहां पर टिकिया नहीं है वो क्या है, सांद्रता के निम्न क्षेत्र है। तो बोलो कि केवल टिकिया ही गतिमान हुआ कि उसके साथ जल के अणु भी गतिमान हुआ, दोनों के दोनों गतिमान हुए। तो इस प्रकार विलायक एवं विलेय के अणुओं को उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रवाह को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। ये गैस एवं द्रव दोनों में घटित होती है। इस प्रक्रिया में विलायक एवं विलेय दोनों के अणु गतिमान होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारी विसरण की प्रक्रिया होती है। अब हम चलते हैं परासरण को लेकर के।
तो उसके पहले बी अर्ध पारगम्य झिल्ली, बी नंबर जो होगा वो अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमेबुल मेम्ब्रेन, एसपीएम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसपीएम। ये देख लो बालक, ये वे झिल्लियां होती है जो अपने से होकर केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। ये अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। क्या है? वे झिल्लियां जो अपने से होकर केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। क्या परिभाषा होती है? परिभाषा मैं लिख देता हूं। वे झिल्लियां जो अपने से होकर केवल विलायक सॉल्वेंट, केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है, किंतु विलेय सॉल्यूट के अणुओं को नहीं। अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। अर्ध पारगम्य झिल्लियां एसपीएम कहलाती है। वे झिल्लियां जो अपने से होकर केवल विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। जैसे देखो एक कैसी झिल्लियां होती है, थोड़ा सा देख लो। जैसे ये झिल्ली में क्या होता है, इस तरह के छिद्र बने होते हैं, ये छिद्र बने होते हैं, और ये इससे जो है केवल पास करने वाला कौन होता है? ये जो अणु होता है वो किसका अणु होता है? विलायक के अणु को पार होने देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक के अणु के आकार छोटे होते हैं, विलेय के अणु के आकार बड़े होते हैं। मान लो कि कहीं से तुमको एंट्री करना है, तुम इंटर नहीं करते हो, दूसरा इंटर कर जाता है, इसका मतलब क्या है? उसका आकार छोटा है। तो विलायक अणुओं के आकार छोटे होते हैं, विलेय अणुओं के आकार बड़े होते हैं। इस कारण से इस झिल्ली से होकर ये पतली महीन झिल्ली होती है, जिसमें महीन छिद्र होते हैं, और उसके जरिए ये विलायक के अणु इससे होकर के पार हो सकते हैं। लेकिन विलेय के अणु यदि कोई कह दिया जाए कि विलेय के अणु, तो विलेय के जो अणु होंगे उनका आकार बड़ा होगा, और ये यहाँ आकर के रुक जाएंगे। यहाँ से आगे आपको बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उसको पार होने नहीं देगा। विलेय के अणु को पार नहीं होने देता है। सिर्फ किसको पार हो देता है?
सिर्फ डायरेक्ट अनुपार हो सकते हैं। ऐसी झिल्ली को क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल तो तुम्हारा, जैसे चने को रात में पानी में डाल करके छोड़ देते हो, सुबह में जब तुम उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, अवलोकन करते हो, तो क्या पाते हो? वो चना जो है बड़ा आकार में फूल जाता है। कैसे फूल गया? जब वो जैसा आकार का था वैसा ही आकार में रहता है। इसका मतलब क्या है कि चने की जो ऊपरी भाग की छिलके होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसके कारण जल के अणु जो है उससे पार करके भीतरी भाग में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे चना जो है पहले के आकार में बड़ा प्रतीत होता है। सब्जी बेचने वाले को देखा होगा कि सब्जी पर वो पानी मारते रहता है। मारने के पीछे रीजन, भले वो केमिस्ट्री नहीं जानता है, लेकिन तुम जानो कि क्या कारण है। यदि वो पानी देगा तो जो हरी सब्जी होती है उसकी ऊपर की जो परत होती है, जो झिल्लियां होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिससे जल के अणु उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के कारण से वो आकार में फूल जाता है, तो उसका वेट भी बढ़ता है, उसकी सुंदरता भी दिखाई पड़ती है। इस कारण से वो हरा सब्जी बेचने वाला जो इसको पानी छिड़कते रहता है। ये जान लेना कि ये सब अर्धपारगम्य झिल्लियां होती है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से ऐसे है। ऐसे एग्जाम्पल तुम्हारा क्या क्या होता है? तो अंडे का झिल्ली है, बकरे का आमाशय है, सुअर का आमाशय है। एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई गई जिसको कॉपर फेरोसाइनाइड कहते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो ये झिल्लियां कौन कौन सी होती है अर्धपारगम्य झिल्लियां? जैसे बकरे के आमाशय, सुअर के आमाशय, अंडे की झिल्ली, और तुम्हारा भारत चौथा जो है वो कृत्रिम ढंग से, याद रखना यही ऑब्जेक्टिव में दे देता है। इसमें कौन अर्धपारगम्य झिल्ली होती है? उसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, ये Cu2Fe(CN6) ये जटिल यौगिक होता है। क्या होता है? ये जटिल यौगिक होता है जो ये बड़े पुस्तक में दिखाया जाता है। तो कॉपर यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इसमें कौन अर्धपारगम्य झिल्ली है। और ऑप्शन में देखोगे तो ये कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका सूत्र क्या होता है? Cu2FeCN6। तो याद रखना ये स्टार है क्योंकि ये कृत्रिम ढंग से ये अर्धपारगम्य झिल्ली बनाया जाता है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये याद रखना, मैं सूत्र भी लिख दिया और नाम ही लिखता है, सूत्र भी लिख देता है। तो दोनों चीज याद रहना चाहिए कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, तो तुम्हारा है परासरण। सी नंबर परासरण है ऑस्मोसिस। परासरण को कैसे हम समझेंगे? एक डायग्राम के जरिए तुम लोगों को मैं समझा रहा हूं, और तब इसके बाद मैं इसका परिभाषा लिखवा दूंगा। ध्यान देना बढ़िया से।
ये क्या है, एसपीएम है। एसपीएम सब समझ लिया होगा, सेमी परमेबुल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अब इसमें क्या होता है कि इधर हम शुद्ध विलायक को रख देते हैं। क्या रखते हैं, शुद्ध विलायक। इधर हमने रख दिया विलयन। क्या रख दिया, विलयन। ध्यान देना बढ़िया से। शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए। शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को, किसका अणु हुआ, विलायक के अणु हुआ, तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को क्या कहा जाता है, परासरण। ध्यान देना, जब शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। और परासरण की क्रिया केवल द्रव में घटित होती है, जब वहीं विसरण की क्रिया गैस और द्रव दोनों में घटित होती है, लेकिन ये सिर्फ द्रव में घटित होती है। फिर एक बार, शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को स्वतः प्रवाह को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। फिर एक बार, जब शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। मैं रिकेन भी कर देता हूं। जब शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्ध
परगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये तुम्हारे परासरण होते हैं, ये तीनों मैं पढ़ा दिया। विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण याद रखना, तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। परासरण पूछे डिफिनीशन डाल दो। और ये तीनों पद के जरिए अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब, क्योंकि परासरण दाब को समझने के लिए हमें तीन पद को जानना जरूरी था: विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली और परासरण। और तीनों प्रक्रिया को मैंने समझा दिया। और अब मैं परासरण दाब पढ़ाने जा रहा हूँ। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, यही चौथा अनुसंख्य गुणधर्म है। ध्यान देना, एक डायग्राम के जरिए परासरण दाब को हम समझा रहे हैं कि परासरण दाब होती क्या है। ध्यान देना, ये तुम्हारा SPM हो गया, इधर शुद्ध विलायक हो गया। ये विलयन हो गया। तो शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण। अब हमें जानना है अब परासरण दाब कि परासरण दाब क्या होती है। तो देखो क्या होता है कि इस प्रक्रिया को, जो परासरण की क्रिया हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसको रोकने के लिए इस विलयन पर एक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है और उसी अतिरिक्त दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। और उसका संकेत क्या होता है? पाई होता है। तो क्या कहेंगे कि जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित अतिरिक्त दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण दाब। फिर एक बार, जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन
पर आरोपित अतिरिक्त दाब को, ये जो इस पर दाब लगाए जाते हैं पिस्टन के द्वारा लगाए जाते हैं, किसके द्वारा लगाए जाते हैं? पिस्टन के द्वारा। ये जो अतिरिक्त दाब होता है वो दाब किस पर लगाया जाता है? तुम्हारे लगाए जाते हैं विलयन पर, और उसी अतिरिक्त दाब को क्या कहा जाता है? प्रसरण दाब कहा जाता है। फिर एक बार, जब शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, विलयन पर आरोपित अतिरिक्त दाब को प्रसरण दाब कहा जाता है। आए हम इसको लिख देते हैं। जब शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित अतिरिक्त दाब को प्रसरण दाब कहा जाता है। प्रसरण दाब कहा जाता है। जब शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित अतिरिक्त दाब को प्रसरण दाब कहा जाता है। प्रसरण दाब को संकेत पाई, मैथ का पाई जानते हो, संकेत पाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम आए इस प्रसरण दाब को ज्ञात करने के लिए नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था और क्या सर नियम दिया प्रसरण दाब ज्ञात करने के लिए? सन 1887 में वॉन्ट हॉ ने तनु
विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन के बॉन्ड हॉफ ने तनु विलयन के परासरण दाब ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो नियमों के प्रतिपादन किया है। पहला नियम को कहा जाता है बॉन्ड हॉफ बॉयल के नियम। बॉन्ड हॉफ Boyle's law। हाँ, तो बॉन्ड ऑफ बॉयल के नियम में ये क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, क्या कहता है, स्थिर ताप पर तनु विलयन की तनु विलयन की परासरण दाब परम परासरण दाब सांद्रता, सांद्रता को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। तनु विलयन के परासरण दाब सांद्रता मोलरता की समानुपाती होते हैं। क्या कहता है कि स्थिर ताप पर तनु विलयन के परासरण दाब सांद्रता मोलरता के समानुपाती होते हैं। तो यदि स्थिर ताप पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यदि स्थिर ताप पर यदि स्थिर ताप पर तनु विलयन के परासरण दाब, यदि स्थिर ताप पर तनु विलयन की परासरण दाब पाई एवं सांद्रता मोलरता सी हो, जबकि हम लोग मोलरता को कैपिटल एम मान करके चलते हैं, लेकिन सी से कंसंट्रेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कंसंट्रेशन। इसीलिए इस थ्योरी में तुम्हारे मोलरता को कैपिटल एम न मान करके क्या माना गया है? सांद्रता, लेकिन है मोल प्रति लीटर ही। तो सांद्रता सी हो तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम कि तनु विलयन के परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती ना पाई
समानुपाती सी, समीकरण 1। अब चलें, बी नियम क्या कहता है, बॉन्ड हॉफ चार्ल्स के नियम, चार्ल्स के नियम। दूसरा दो नियम, पहला था बॉन्ड ऑफ बॉयल और दूसरा क्या है, बॉन्ड ऑफ चार्ल्स। बॉन्ड ऑफ चार्ल्स लॉ। इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि स्थिर सांद्रता पर, क्या स्थिर सांद्रता मतलब कि मोलरता, स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन की परासरण दाब परम ताप, परम ताप 11 में बताए थे, केल्विन ताप को क्या कहा जाता है, परम ताप। केल्विन ताप को क्या कहते हैं, परम ताप। तनु विलयन के परासरण दाब परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होते हैं। क्या कहता है कि स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन के परासरण दाब परम ताप के समानुपाती है। परम ताप को केल्विन ताप कहा जाता है। परम ताप मतलब केल्विन ताप, और केल्विन क्या है, ताप का ऐसा ही मात्रक है, K = डिग्री C + 273 होता है कि नहीं होता है। तो कहता है कि परासरण दाब जो है परम ताप के समानुपाती है। परम ताप को क्या कहते हैं, केल्विन ताप। तो चले, इस नियम के अनुसार यदि हम लिखेंगे कि यदि स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन के परासरण दाब पाई हो एवं परम ताप T हो, तो इस नियम के अनुसार पाई समानुपाती T होगा कि नहीं होगा। यदि स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन की परासरण दाब पाई एवं परम ताप T हो, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा, पाई समानुपाती T होगा नो, पाई समानुपाती T, समीकरण 2। तो ध्यान देना, समीकरण 1 जो है और तुम्हारा देख लो, रफ देखना। समीकरण 1 था पाई समानुपाती C और दूसरा समीकरण है पाई समानुपाती T। दोनों को कंबाइन कर दोगे, संयुक्त करोगे तो क्या होगा, पाई समानुपाती C गुना T होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पाई C का भी समानुपाती है, पाई T का भी समानुपाती है। यदि समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर दें तो पाई एक साथ C और T दोनों का समानुपाती होगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर
तो ये हो जाएगा पाई समानुपाती सी गुना टी। असमानुपाती हटाते हैं तो क्या देते हैं, एक स्थिरांक देते हैं, तो पाई बराबर आर गुना सी गुना टी। इसी को पाई बराबर सी आर टी लिखा जाता है समीकरण 3, जहां आर समानुपाती स्थिरांक है, जिससे वहीं 11 में बालक पढ़ाए हैं, आर को गैस स्थिरांक बताया है, लेकिन इसमें हम लोग इसे विलयन स्थिरांक कहेंगे, जहां आर समानुपाती स्थिरांक है, जिसे विलयन स्थिरांक सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा जाता है। और यही गैस में मैंने गैस स्थिरांक आर को बताया है। इसी आर का मान मैं कितना बताया हूं याद कर लो, मैं लिख देता हूं। आर का मान होगी आर बराबर होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। इसी आर का मान होता है बार में 0.083 बार DMQ पर केल्विन पर मोल। यही 1 DMQ 1 लीटर होता है, सो मेरा 11 में पढ़ाया हुआ है। 1 DMQ मतलब कि 1 लीटर। यही एसआई में जब हम आर का मान देखते हैं, एसआई में, तो यही आर का मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये तीनों आर के मान तुम्हें याद चाहिए, तभी इसमें का न्यूमेरिकल बना सकते हो। और आज क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि एक क्लास और आज लेना होगा। इसी पाई बराबर सी आर टी को आगे बढ़ाना होगा, आगे समय नहीं है, इसलिए हो सकता है कि एक क्लास और लूँ, या तो तुम्हें लाइव कर लूँ या इस पर लूँ, जैसा होगा मैं करूँगा आगे। ये एकदम इसको टंच कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर याद रखना। यही समीकरण 3 के बाद यदि मन किया तो ये पढ़ा करके पढ़ा दूंगा, या तो 2 दिन में सब लाइव हो ही जाओगे। सब के सब मैंने लॉग इन कर ही लिया होगा, तो यदि ऐसा होगा तो लाइव पर ही पढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, इसके ठीक बात पढ़ाएंगे पाई बराबर सी आर टी समीकरण 3। थोड़ा सा सोल्यूशन का कहो कि 0.01% थोड़ा बचा हुआ है, इसको पढ़ा देंगे। कंप्लीट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है तो यूट्यूब पर भी डाल दें। लेकिन हाँ, जितना जल्दी हो तुम लोग लॉगिन हो जाओ, और लॉगिन कर लोगे, मैं एकदम लाइव आऊँगा या उस पर वीडियो डालूंगा तो तुम लोग देखोगे। हमें अब किसी अन्य को इसी के लिए मैंने ऐप बनाया है, और यदि किसी को दिक्कत है तो मैं शुरू में लिख दिया हूँ मोबाइल नंबर पर, उस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना एकदम सही करके बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो ऐसे क्या बेनिफिट होगी कि मैं इनऑर्गेनिक भी पढ़ा दूंगा, फिजिकल भी पढ़ा दूंगा, ऑर्गेनिक भी पढ़ा दूंगा, है ना। ये तो हमारे मन की बात है, जितना घंटा मन करेगा उतना घंटा पढ़ाते रहूँगा। हाँ, और दूसरी बात, गैदरिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखनी है। जब लाइव क्लास आता हूँ तो ऐसा नहीं कि 6 से 7 में नींद नहीं टूटा तो 7 से 8 में, 7 से 8 में तो ऐसा दिक्कत हुआ, क्लास कहीं छूटा तो हो सकता है कि मैं एक और एक्स्ट्रा क्लास बताऊंगा जो कि शाम को होगी। जो लड़के दिन में छूट जाएंगे, क्योंकि 7 से 8 बैच तुम्हें पता है कि गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुछ लड़के लाइव नहीं हो पाएंगे, या कहीं नेट प्रॉब्लम रहा,
है ना। तो उसके लिए मैं एक 4 से 5 बैच अन्य दूंगा। जो लड़के सुबह में तो तुम्हारा शिफ्ट है हिंदी मीडियम का 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ये तो मैंने सेटल कर दिया। जैसे एडमिशन है तुम्हारा इंग्लिश मीडियम के लिए 11 से 12 है। लेकिन यदि सुबह में ये बताओगे कि हम कौन को नहीं हो पाया, चाहे बताओगे, मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा लूँगा। अपना कमेंट कर देना, लाइव में बता देना, जैसे हो बताना हमको। बताओगे तो मैं एक और एक्स्ट्रा क्लास लेकर, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँ तो कोई भी लड़का को बचना नहीं चाहिए। जैसे कि यदि मान लें कि लाइव आने से फ़ायदा क्या है कि कुछ लड़के रह ही गए, ये बात ध्यान रखना होगा। तो उनको कॉपरेट करना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि भी मैं बैच के मुताबिक तुम्हारा सारा बैच दे दिया हूँ। वो भी कुछ बता दूँ, जैसे 7 से 8 में ज़्यादा गैदरिंग है तो ये लड़के 6 से 7 में भी ऐड होकर के पढ़ सकते हैं, 8 से 9 वाले बैच में पढ़ सकते हैं, 10 से 11 वाला में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें शतक से आंकड़ा कम है। तो देखते हो 5-10 दिन का एडमिशन हुआ था। लेकिन 7 से 8 वाले लड़कों को कुछ कठिनाई में नहीं रहना है। 6 से 7 में, 8 से 9 में, अब 10 से 11 में ऐड हो गए तो 9 से 10 मत रहना। 9 से 10 में ऐसे ही सफिशिएंट लड़के हैं। और मोबाइल को तुरंत रखना है, और नहीं तो फिर लेकिन अब मैं यूट्यूब पर न रह करके रहूँगा अपने ऐप पर, क्योंकि ऐप इसीलिए बनाया है, तो मैं खर्च किया हूँ। इसलिए जो मैं पढ़ाऊँगा ऐप पर पढ़ाऊँगा, या तो वीडियो डालूंगा या तो लाइव रहूँगा, जो मन करेगा जैसे करते रहूँगा। लेकिन सारा लाइव पर ही मैं पढ़ाऊँगा। और ये मैं आज का क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ।